Good morning students, I am Krishnan Kumar, your physics teacher. आज हम क्लास 12th का 6th चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आपको करंट प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी हेल्प से हम करंट इंड्यूस कराएंगे अपनी कॉइल में, वो आपको स्टडी करना है। तो इसमें जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो किसी भी कंडक्टर में या कॉइल में आपका फ्लक्स भी चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से आपका फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और जब आपका फ्लक्स में चेंज होगा तो उस टाइम पर आपका करंट इंड्यूस होगा, वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है दिस इज डिनोटेड बाय फाई, हम इसको फाई से डिनोट करते हैं, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है इट इज़ B डॉट डी एस। B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ds इज़ द एरिया वेक्टर। अब ns यहाँ पर डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर जो होता है हमारा सरफेस के नॉर्मली होता है। अब इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये होगा B ds cos थीटा, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट में हम cos थीटा लेते हैं। जो आपका फ्लक्स है इसकी जो SI यूनिट होगी दैट इज़ वेबर। तो जो फ्लक्स आपका B डॉट ds cos थीटा। अब ये हमें कुछ एक्सपेरिमेंट स्टडी करने हैं जिनको हम फैराडे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये आपको बताएंगे कि जो आपका EMF है वो आप कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो इन ए कॉइल। अब इसमें आपके 3 एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको स्टडी करने हैं 1 बाई 1। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको क्या करना है, वैसे तो हमें तीनों ही एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपका फ्लक्स चेंज होना ज़रूरी है। अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा, जब तक आपका फ्लक्स चेंज होगा तब तक ही आपका इंड्यूस्ड EMF होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हम आपका इंड्यूस्ड EMF करेंगे। तो फर्स्ट क्या आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरिड, यानी कि अगर हम अपनी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की उसको चेंज करेंगे तो भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उससे भी हमारा इंड्यूस्ड EMF हो सकता है। जैसे कि फाई इज़ B डॉट ds। तो अगर आप अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो भी आपका फ्लक्स क्रिएट हो सकता है। अब इसमें आपके पास एक कोर है, सिंगल कोर है, उसी कोर पे आपने 2 कॉइल को यूज़ कर रखा है, P फॉर प्राइमरी कॉइल, S फॉर सेकेंडरी कॉइल। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी प्राइमरी कॉइल है इसमें आपने एक बैटरी यूज़ कर रखी है और एक आपका की है। तो जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है इसमें आपने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है, यानी कि आप इसमें क्या फाइंड आउट करोगे कि आपका करंट इंड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रोसेस क्या होगा, बड़ा सिंपल है। जैसे ही यहाँ पर आप की को क्लोज करेंगे, जैसे ही की को क्लोज करेंगे इस कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका करंट फ्लो स्टार्ट होगा यहाँ पर EMF आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर इस कॉइल में आपका फ्लक्स इंड्यूस होगा, और अगर आपका यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस हुआ है तो वो आपका इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हमारे पास ये DC सोर्स है। DC सोर्स आपका चेंज नहीं होता, आपका फिक्स रहता है। तो यानी कि जब आप इस की को टैप करेंगे, ऑन या ऑफ करेंगे, उसी टाइम पर ही आपको जो करंट चेंज है, आपका करंट चेंज होगा, 0 से मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम से 0 होगा ऑफ करते समय, क्योंकि करंट चेंज होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और तभी आपका इंड्यूस्ड EMF होगा। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके भी इंड्यूस्ड EMF करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन मोशन, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो सोर्स है आपके पास, अगर वो मोशन में है तो भी आपका इंड्यूस्ड EMF हो सकता है। कैसे होगा, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है जिसमें आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें हमें करंट इंड्यूस करवाना है। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, यहाँ से हमें करंट फ्लो कराएंगे। ये आपकी बैटरी है, जैसे ही आप इसमें करंट दोगे
तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब क्या है, जब आप इस कॉइल को सेकेंडरी के पास लेके आ रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, तो उस टाइम पर यहाँ पर फील्ड आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सेकेंडरी कॉइल की तरफ आ रहे हो। अब यहाँ पर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मीनिंग क्या है कि चेंज हो रहा है, तो जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा आपका फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। या फिर आप ये कहें, जैसे आप इस कॉइल को इससे अवे लेके जाते हो, दूर लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है, डिक्रीज में भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यानी कि फ्लक्स भी आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आपका फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और जब तक आपका फ्लक्स चेंज होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब आपका है थर्ड जो प्रोसीजर है वो क्या है कि आपकी जो कॉइल है आप उसको मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। अब ये जो एरिया मैंने शो कर रखा है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, जो डॉट डॉट है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। ये आपकी कॉइल है ABCD। अब इस कॉइल को या तो आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेके जाएंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रोसेस है, जैसे हमें पता है phi = B.ds। अब क्योंकि फील्ड हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो फ्लक्स चेंज कैसे होगा, फ्लक्स चेंज होगा हमारा एरिया से, क्योंकि जैसे ही कॉइल आपकी अंदर आएगी मैग्नेटिक फील्ड में तो ये जो आपका एरिया है ये आपका इंक्रीज होगा। एरिया चेंज हो रहा है, इंक्रीज होने पर आपका एरिया चेंज हो रहा है तो आपका फ्लक्स भी चेंज होगा। जब आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो भी आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मीनिंग कि आपका एरिया चेंज हो रहा है। तो जैसे आपका एरिया चेंज होगा तो भी आपका फ्लक्स चेंज होगा और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, क्योंकि या तो हम फील्ड चेंज कर सकते हैं या फिर हम एरिया चेंज कर सकते हैं टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ही फ्लक्स आपका चेंज होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि कुछ बेसिक लॉज हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किए हैं उन पे बेस्ड हैं ये। फर्स्ट आपके पास क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका तभी होगा जब आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका तभी होता है जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो फर्स्ट आपका लॉ यही है कि जब आपका फ्लक्स चेंज होगा उसी टाइम पर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है कि जब तक आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा उसी टाइम तक ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। जैसे ही आपका फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये फिनोमिना तब तक ही चलेगा जब तक आपका फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। थर्ड वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें फॉर्मूला मिल रहा है, वो क्या है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। यानी कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो आप यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया है। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन भी यूज़ किया है। ये नेगेटिव साइन जो है ये अपोजिट नेचर के लिए है। अपोजिट नेचर का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या करेगा, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर ये चेंज हो रहा है तो इसको अपोज करेगा। अपोज का मीनिंग क्या है, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपकी इस पोलैरिटी की होगी ताकि आपका फ्लक्स क्या हो, डिक्रीज हो। यानी कि अपोजिंग नेचर है इसका। या फिर आप कह सकते हो अगर आपका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी इस टाइप से होगी ताकि वो फ्लक्स को इंक्रीज करे, यानी कि ये अपोज करेगा। तो अपोजिंग नेचर की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है। दूसरा जो आपका कांस्टेंट k है, यहाँ पर ये यूनिटी होता है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा आपका E -d∅dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब मान लो अगर आपके पास किसी भी कॉइल में ये एक सिंगल टर्न के लिए, अगर आपके पास सिंगल टर्न है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो सिंपल n फाई, क्योंकि जो फ्लक्स होगा वो सभी कॉइल में ही लिंक अप होगा, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, n d फाई बाई dt होगा। नेक्स्ट आपके पास लेंस रूल, ये आपका एक मेथड है जिससे हम जो आपका करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए मैं वापस आपने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए थे उन पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। जैसे कि आपने ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था आपका, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ से आपका करंट स्टार्ट हो रहा है इस कॉइल में फ्लो होना, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब जो लेंस रूल है वो हमें क्या बताएगा कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो देखिए कैसे पता चलेगा। अब ये पॉजिटिव पोलैरिटी है तो यहाँ से हमारा करंट स्टार्ट हुआ, अब ये करंट ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है और वापस नीचे जा रहा है, तो यानी कि यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, और जब करंट आपका कॉइल में क्लॉकवाइज होता है तो ये साउथ पोल होता है, तो दूसरा हमारा मैग्नेट का क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया नेचर आपकी क्या होगी, अपोजिंग नेचर होगी, तो यहाँ पर जो आपके पोल बनेंगे वो अपोजिंग नेचर के होने चाहिए, ताकि वो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। इस वजह से यहाँ पर आपका अपोजिट पोल बनेगा। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए है। इसी तरह आप सेकंड के लिए कर सकते हो। दूसरे में क्या था, आप कॉइल को मूव करा रहे थे टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, आप प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल की तरफ मूव करवा रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आपका बैटरी है यहाँ पर तब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव तो इसका मीनिंग क्या है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये करंट है तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। अब जब ये आपका टुवर्ड्स है, इसका जो मोशन है वो सेकेंडरी कॉइल की तरफ है, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो पोल बनेगा आपका वो आपका साउथ पोल ही होना चाहिए, क्योंकि ये अपोज करेगा इसका, क्योंकि अगर अपोज नहीं करेगा तो अपोजिंग नेचर का नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आपका साउथ पोल प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर यहाँ पर साउथ पोल है तो यानी कि आपका जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इस टाइप से आपका करंट मिलेगा। तो यहाँ भी आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे जो आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट था इसमें भी आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए पहले फर्स्ट केस में जब आपकी कॉइल अंदर आ रही थी, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपकी कॉइल आ रही है, तो यहाँ पर जो एरिया है, डेफिनेटली सी बात आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपका फ्लक्स भी चेंज हो रहा है और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। अब क्या है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि ये जो मोशन है इसका इनवर्ड, इसके मोशन को क्या करे, अपोज करे, यानी कि इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो करे कि इस कॉइल में जो करंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के मोशन को क्या करे, अपोज करे, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल पे फोर्स ऐसे लगे कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्योंकि ये आपका अपोजिंग नेचर का है। सेम केस अगर आपकी कॉइल बाहर की तरफ जा रही है तो क्या होना चाहिए, फोर्स आपका इस तरह से लगे कि कॉइल आपकी अंदर की तरफ आए, क्योंकि ये आपका क्या है, अपोजिंग नेचर है। तो ये आपके लेंस रूल थे जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट इंड्यूस की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपका क्या है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है हमें उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब मोटेशनल ईएमएफ मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये आपकी जो कॉइल है ABCD, इस कॉइल की मोशन की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं इस कॉइल को अंदर की तरफ लेके आऊँगा तो आप ध्यान से देखो ज़रा, ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि सेम साइज़ का है। अब ये जो पार्ट आपका बच गया,
क्योंकि ये आपका कंडक्टिंग एलिमेंट है और कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। चार्ज आपका कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। और आपने पढ़ रखा है जब आपका चार्ज मोशन में होता है, पिछले चैप्टर में ही आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड में, जब आपका चार्ज मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर आपका फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम लोरेंट फोर्स भी बोलते हैं। तो जो आपका यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होता है बी क्यू वी साइन थीटा। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है तो यहाँ पर आ गया बी क्यू वी साइन थीटा। मैंने नहीं लिया क्योंकि पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी में है उसमें एंगल आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है और मोशन आपका इस टाइप से है, तो एंगल पहले से इन दोनों में 90 डिग्री है, तो साइन थीटा को मैंने पहले ही स्किप कर दिया। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा आपका? बी क्यू वी साइन थीटा। अब देखो जरा, इलेक्ट्रॉन आपका पे जो आपका फोर्स लगेगा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आपके सारे के सारे इस पॉइंट पर जाकर कलेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गए सारे के सारे, तो ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज दूसरे एंड पर क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कलेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू चार्ज इंडक्शन की वजह से हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, जब भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, एक जगह नेगेटिव है दूसरी जगह पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और आपका चार्ज भी है जो आपका इलेक्ट्रॉन है। तो आप जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर वो क्या होता है? Q इंटू ई, दैट इज चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब धीरे धीरे आपका यहाँ पर दो फोर्स बन गई, एक फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, दूसरा जो आपका फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है, ये इधर जा रहा है, ये आपका इधर आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम पे 0 होगा। अब मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा सिंपल, एफ ई आपका क्या है? क्यू ई, और एफ एम आपका क्या है? बी क्यू वी। यहाँ से मैं सफलिंग करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, ये क्या आएगा? माइनस बी वी। अब अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो इंड्यूस्ड हुआ है इस कॉइल में, ए बी सी डी कॉइल में, वो ई है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कैपिटल ई है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो मैंने इसको क्या लिखा है? ई बाई एल लिखा है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई एल है। दूसरा मैंने यहाँ से डिराइव किया, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को यूज़ करूँगा फर्स्ट और सेकेंड को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई बाई एल इज इक्वल टू माइनस बी वी। अब यहाँ पर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज माइनस बी एल वी। नेक्स्ट आप इसको एक ऑल्टरनेट मेथड से भी आप डिराइव कर सकते हो, और ये मेथड कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखिए ज़रा कैसे होगा। इसमें वही सेम डायग्राम है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रखा है, ये आपकी कॉइल है। अब जैसे आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो तो धीरे धीरे आपका मैग्नेटिक फील्ड का एरिया चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखो ज़रा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है, दिस इज एल लेंथ और ये आपका क्या है? एक्स है। तो एरिया क्या होगा इसका? एल इंटू एक्स। तो एरिया में निकाल लूँगा, कॉइल का एरिया जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में है वो क्या होगा? एल इंटू एक्स। अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। अब मैंने इसको डेल्टा एस इसलिए लिखा है क्योंकि आप जैसे जैसे कॉइल अंदर आएगी, जैसे जैसे कॉइल अंदर आएगी एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने इसको चेंज लिखा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी एल एक्स। अब ये आपका फाई आ गया फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, जो फ्लक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो फ्लक्स आपका बी एल एक्स है। अब इसमें बी और एल चेंज नहीं हो रहे हैं, आप देखिए ज़रा, ये एल है, ये
सेम रहेगा, लेकिन जो आपका x है ये वेरी हो रहा है धीरे धीरे जैसे आपकी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में आएगी। तो हम B और L आपके कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, सिर्फ dx/dt का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट इज BLV। नेक्स्ट है एडी करंट। एडी करंट बड़ा ही सिंपल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसकी एप्लीकेशन कई बार पूछी जाती है 2 से 3 नंबर में। अब एडी करंट क्या है? जो एडी करंट है जितना भी आपने पढ़ा है, हमने हर बार इंड्यूस्ड ईएमएफ और हमने इंड्यूस्ड करंट के बारे में बोला है। अब हमें पता है अगर हमारे दोनों ही एंड ओपन हैं कॉइल के तो हमारा क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और अगर मैं उसको क्लोज कर देता हूँ लूप को तो क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा। तो जो आपका इंड्यूस्ड करंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसी की वजह से जो करंट होगा कॉइल में वो आपका होता है एडी करंट। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एडी करंट को आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। जैसे फर्स्ट है, अब क्या है, ये आपका एक कोर है, मेटालिक कोर है, जिसमें आपकी एक कॉइल को मैंने वाउंड कर रखा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर सोर्स दूंगा, इसके ऊपर मैंने एक मेटालिक डिस्क को प्लेस किया हुआ है। अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिंग नेचर का होगा, तो एडी करंट भी आपका अपोजिट नेचर का होगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप सोर्स अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या ईएमएफ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपके पोल क्रिएट होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब यहाँ पर ये जो डिस्क आपने रखी एकदम से एयर में जंप करेगी, ये एक्सपेरिमेंट है, एकदम से एयर में जंप करेगी। वो किस वजह से करी? क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बना है, तभी इसने रिपेल किया है। रिपेल करने का मतलब क्या है? ये अपोजिट नेचर का है। दूसरा आप समझिए, यहाँ पर ये एक मेटालिक स्ट्रिप है, यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है मेटालिक स्ट्रिप पर। अब ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल हैं ड्यू टू आपको यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो एडी करंट है इसका नाम भी इसी वजह से है क्योंकि ये क्लोज लूप में फ्लो करता है। ये कैसे फ्लो करता है? क्लोज लूप में। तो अगर आपका स्ट्रिप है, एक प्लेन स्ट्रिप है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा लूप बनेंगे एडी करंट के, और जब आप इसको रोटेट कराओगे इस मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका मूवमेंट थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि एडी करंट ज़्यादा है और वो नेचर को अपोज करता है हमेशा, जिस वजह से बना है। इसमें मैंने क्या किया, थर्ड डायग्राम में जो आपकी मेटालिक स्ट्रिप है इसको मैंने स्लिट की फॉर्म में कट कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका जो एडी करंट है उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, पाथ इंक्रीज हो गया। पाथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है? आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है? करंट आपका कम हो गया। एडी करंट अगर आपका कम हो गया तो जो अपोज होगा इसके रोटेट होने का वो कम होगा और ये आसानी से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास है एप्लीकेशन है एडी करंट्स के। अब एडी करंट आपका अपोजिंग नेचर का होता है, तो ये हमेशा ही जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें सारे अपोजिंग नेचर के ही आपके रोल होंगे। जैसे पहला है गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर आपको पता है हम यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। अब इसमें जो नीडल होगी वो नीडल आपकी इस टाइप से इसका डायग्राम होता है गैल्वेनोमीटर का। तो जो आपकी नीडल है वो लेफ़्ट राइट मूव करती है ताकि हमें पता चले कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो गैल्वेनोमीटर में जो आपकी नीडल होती है उसको एकदम से रोकने के लिए हम एडी करंट यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको नीडल को एडी करंट अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें डैम्पिंग रहेगी, वो लेफ़्ट राइट मूव करती रहेगी, रुकेगी नहीं जल्दी से। सेकंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया, ये गैल्वेनोमीटर में है, आप ये किसी भी मीटर में यूज़ कर सकते हो नीडल को स्टॉप कराने के लिए। दूसरा है आप नेक्स्ट आपके पास है इंडक्शन मोटर, यानी कि वो सारी मोटर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती हैं उनमें जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना से प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंडक्टेंस फर्नेंस। इंडक्टेंस फर्नेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा करंट बढ़ा के आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो ताकि आप किसी भी मेटल को मेल्ट कर सको।
इसमें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर, इसमें भी जो आपकी जो नीडल होती है जो स्पीड को इंडिकेट करती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एडी करंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक ब्रेक, ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या करेंगी, जो आपका मोशन है उसको अपोज करेंगे। तो जैसे ही हम एडी करंट अप्लाई करेंगे अपने इलेक्ट्रिक ट्रेन में तो उसका मोशन अपोज होगा, यानी वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जो अनवांटेड इफेक्ट है आपका एडी करंट का, वो आपका सिंपल एक ही है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि जहाँ भी एडी करंट होगा जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो प्रैक्टिकल, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा एडी करंट की फॉर्म में। ये इसका ड्रॉबैक है। थैंक यू। पच 25 मिनट हो गए, फिर मैंने रोक दिया यहाँ पर, ऑलमोस्ट एक टॉपिक भी ख़त्म हो रहा था, शायद हो गया होगा। स्टॉप कर दिया आपने? हाँ, वहाँ से कर दिया।